मगर धीरे लहजे में कहा, आज सुबह ही आया हूँ, मगर आपने तो अपनी शादी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। उसके अल्फाज ज़ारा के दिल पर बोझ बन गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, मैंने कई बार आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था और आफाक के घर वालों को जल्दी थी, इसलिए सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। राहीम ने उसकी बात सुनी और एक अफसुर्दा सी मुस्कुराहट लबों पर लाकर खामोश खड़ा रहा। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जिसमें दुख भी था और बेबसी भी। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर सर झुकाते हुए आगे बढ़ गई। वो अपने कैबिन की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके पांव में दर्द की एक तेज लहर उठी। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई और वो दीवार का सहारा लेकर रुक गई। राहीम जो चंद कदम पीछे ही खड़ा था, फौरन फाइल मेज पे रखकर दौड़ता हुआ आया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा ने अपना पांव पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, कल हील पहनी थी, उसी की वजह से शायद दर्द बढ़ गया है। राहीम ने एक लम्हा भी जाया न किया। करीब पड़ी एक कुर्सी खींची और ज़ारा को सहारा देकर उस पर बैठाया और क्रीम उठाकर उसके पांव पर लगाने लगा। ज़ारा ने जरा झिझकते हुए कहा, मैं खुद लगा लूंगी, आप प्लीज तकल्लुफ न करें। मगर राहीम ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, अब मुझे आपकी परवाह करने का भी हक नहीं मिलेगा क्या? ज़ारा उसके अल्फाज सुनकर खामोश हो गई, जैसे जुबान गंग हो गई हो और दिल में कई अनकहे सवाल जाग उठे हों। राहीम ने नरमी से पांव पर क्रीम लगाना शुरू की और ज़ारा की नजरें बेख्याली में उसके चेहरे पर जम गई। शाम ढल चुकी थी। ज़ारा घर पहुंची तो पूरे मकान में खामोशी छाई हुई थी। सीढ़ियां चढ़कर वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आफाक बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा पुरसुकून मगर अजनबी सा लगा। ज़ारा कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीरे से उसके करीब आकर बैठ गई। उसने नरमी से हाथ बढ़ाया और आफाक के चेहरे पर फेर कर आहिस्तगी से पुकारा, आफाक। मगर वो जरा सा करवट बदलकर फिर नींद में डूब गया। ज़ारा ने गहरी सांस ली, दिल में हल्की सी कसक उठी, जैसे वो कोई बात कहना चाहती हो मगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही ना हो। वो आहिस्तगी से उठी और कमरे से निकल गई। किचन में जाकर चुपचाप खाने की प्लेट बनाए, चंद लुकमे खाए और पानी पीकर फिर कमरे में वापस आ गई। कमरा वैसा ही था। आफाक अब भी नींद की आगोश में था। ज़ारा ने जेवरात उतारे, दुपट्टा हल्का किया और बिस्तर पर उसके करीब आकर लेट गई। कुछ लम्हे तक वो छत को देखती रही, फिर धीरे से रुख आफाक की तरफ मोड़कर उसके करीब हो गई। उसके बाजू को हल्का सा छुआ और खुद को उसके करीब समेटकर आहिस्ता से आंखें मौंद ली। शायद दिल चाहता था कि कम से कम नींद ही में एक साथ होने का एहसास बाकी रह जाए। यूं दिन रात की गर्दिश अपने मामूल पर चलती रही। एक हफ्ता, 2 हफ्ते और फिर महीना गुजर गया, लेकिन ज़ारा की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली ना आई। आफाक सुबह सवेरे दफ्तर चला जाता, शाम ढले लौटता और खाने के बाद सीधा बिस्तर पर आकर सो जाता। उसके लबों पर ना हंसी थी, ना ज़ारा से कोई लंबी गुफ्तगू। वो हमेशा की तरह संजीदा और खामोश रहता। ज़ारा ने बारहा सोचा कि शायद शादी के बाद वक्त के साथ साथ वो बदल जाए, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। दिन ब दिन आफाक की बेरुखी और लाताल्लुकी और नुमायां होती जा रही थी। ज़ारा के दिन अस्पताल और रातें खामोश कमरों में गुजरती। वो अपनी मसरूफियात में डूबकर दिल को बहलाने की कोशिश करती, मगर जब घर आती तो तन्हाई उसके गिर्द जमी हुई महसूस होती। वो देखती कि आफाक या तो काम में डूबा रहता या नींद में। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई ख्याल, ना कोई पल जो दोनों के दरमियान कुर्बत का जरिया बने। अगले दिन अस्पताल हमेशा की तरह मसरूफ था। ज़ारा अपने कैबिन में फाइल्स देखने में मगन थी कि अचानक दरवाजा खुला और उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त राबिया अंदर दाखिल हुई। ज़ारा की आंखों में खुशी की चमक उभरी। वो फौरन खड़ी हुई और उसे गले लगा लिया। राबिया, तुम कब आई? उसने बेख्तियार खुशी से पूछा। राबिया ने हंसते हुए जवाब दिया, कल रात की फ्लाइट से पहुंची हूँ, सोचा सीधी तुम्हें सरप्राइज दो। दोनों एक दूसरे के सामने बैठी तो राबिया ने ज़ारा के हाथ पकड़ते हुए कहा, मुबारक हो, तुम्हारी शादी की खबर सुनी थी, तुम तो अब बिल्कुल नई जिंदगी में दाखिल हो गई हो। ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसके लहजे में उदासी छुपी थी। शादी तो हो गई है राबिया, लेकिन पता नहीं खुशी कहाँ है। मेरा शोहर मुझसे जरा भी करीब नहीं होता। जितना भी उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ, वो इतना ही दूर हो जाता है। राबिया ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर सोचकर बोली, कभी कभी मर्दों को थोड़ा सा इशारा चाहिए होता है। तुम थोड़ा सा खुद को बदलो, रात को प्यारी सी नाइटी पहनो, बाल खुले छोड़ दो, हल्की सी लिपस्टिक लगाओ और उसके पास जाओ, देखना वो खुद ही तुम्हारे करीब आने पर मजबूर हो जाएगा। ज़ारा खामोशी से सुनती रही। उसके दिल में जैसे एक नया ख्याल जगह बना रहा था। इस दौरान दरवाजा बजा और डॉक्टर रहीम अंदर आया।
वो बहुत दिनों से कहीं गया हुआ था, आज ही वापस लौटा था। ज़ारा आप घर जा रही हैं, अगर चाहे तो मैं छोड़ दूं, रहीम ने नरमी से कहा। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए राबिया की तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। शहर की सड़कों पर गाड़ी रवां-दवां थी, मगर अंदर खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार रहीम ने बात छेड़ दी। आप कुछ बदल सी गई हैं ज़ारा, बहुत संजीदा लगती हैं अब। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। शायद हालात इंसान को बदल देते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना ज़ारा? रहीम ने फिक्र से पूछा। जी जी सब ठीक है, डोंट वरी। ज़ारा ने मुस्कुराकर बात टाल दी। रहीम ने अचानक गाड़ी एक छोटे से स्टॉल के पास रोक दी। ज़ारा ने हैरान होकर पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? वो हंसकर बोला, गोलगप्पे खाने के लिए। मुझे अचानक याद आया कि आपको बहुत पसंद है। ज़ारा ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, मगर फिर मुस्कुराकर मान गई। वो दोनों स्टॉल के करीब गए और गोलगप्पे खाने लगे। ज़ारा ने पहला लुकमा लिया तो बेख्तियार हंस पड़ी। अब भी वैसा ही जायका है जैसे बचपन में था। रहीम ने उसे देखते हुए कहा, कुछ चीजें वक्त के साथ बदलती नहीं है, बस उनकी कदर बदल जाती है। ज़ारा एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखती रही। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ दिल को अजीब सा सुकून दे रहा था, जैसे लम्हा भर के लिए वो अपनी जिंदगी की सारी तन्हाई और दुख भूल गई हो। वो दोनों हंसते हुए खाते रहे और शाम की खनकी में ये चंद लम्हे ज़ारा के दिल को बरसों की खुशी दे रहे थे। घर आते ही राबिया के कहने पर उसने अपने लिए प्यारी सी नाइटी मंगवाई। वो आज आफाक से पहले घर पहुंच चुकी थी ताकि उसे सरप्राइज दे सके। उसने ब्लैक सेक्सी सी नाइटी पहनी, लंबे बाल खोले और कमरे में हर तरफ फूल बिखेर दिए। आफाक जैसे अंदर आया वो उसे देखकर हैरान हो गया। वो आगे बढ़ा, उसने अपनी वॉच उतारकर टेबल पर रखी। ज़ारा फौरन उसके पास आकर उसके गले लग गई और उससे पूछने लगी, कैसी लग रही हूं मैं? उसने सर उठाकर आफाक को किस किया। आफाक ने बिना देर किए उसे खुद से दूर किया और बोला, ये घटिया ड्रेस आइंदा ना पहनना मेरे सामने, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो ये कहकर बेड पर बैठा शूज उतारने लगा। ज़ारा भी उसके पास बैठ गई और कहने लगी, आप मेरे शौहर हैं, मुझसे इतना खफा क्यों रहते हैं आप? आफाक ने एक नजर उसे देखा। मुझे तंग मत करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर वो बेड पे लेट गया। ज़ारा उसका ये बर्ताव देखकर बहुत हर्ट हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आफाक उसके करीब क्यों नहीं आ रहा। उसका दिल टूट गया। वो जल्दी से गई, कपड़े चेंज किए, बाल समेटकर वो भीगी आंखों के साथ सो गई। अगले दिन अस्पताल में काम हमेशा की तरह अरूज पर था। ज़ारा वार्ड्स में मरीजों को देखने के बाद अपने कैबिन में फाइल्स चेक कर रही थी कि एक नर्स अंदर दाखिल हुई। मैडम, एक इमरजेंसी केस आया है। करीबी इलाके के एक घर से कॉल आई है। वहां एक खातून की हालत अचानक खराब हो गई है। उन्हें आपकी फौरी जरूरत है। ज़ारा ने लम्हा भर सोचा, फिर पर्स उठाया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मुझे पता बताओ, मैं अभी चलती हूँ। चंद ही मिनटों बाद वो अपनी गाड़ी में बैठी और अस्पताल से निकल गई। रास्ते में अजीब सा सकून था, जैसे दिल में किसी अनजाने खदशे की परछाइयां उतर आई हों। वो बार बार अपने आप को समझाती रही कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विजिट है। कुछ देर बाद वो एक बड़े मगर खामोश से घर के सामने रुकी। दरवाजा बजाने पर एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। जी डॉक्टर साहिबा, अंदर आइए। बेगम साहिबा ऊपर वाले कमरे में है, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और उसे ऊपर ले गया। ज़ारा कमरे में दाखिल हुई तो एक ज़ईफ खातून को बिस्तर पर नीम बेहोश पाया। उसने फौरन मुआयना शुरू किया, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन चेक की, दवाई का इंजेक्शन लगाया और चंद हिदायत मुलाजिम को दी। कुछ ही देर में मरीजा की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। ज़ारा ने सुकून का सांस लिया और अपना बैग बंद करने लगी। अभी वो कमरे से बाहर निकल रही थी कि उसकी नजर सहन में खड़े एक शख्स पे जा पड़ी। वो एक लंबा, साफ सुथरा और पुरकशिश आदमी था जो फोन पे बात कर रहा था। ज़ारा का दिल एक लम्हे को जैसे थम सा गया। वो चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था, ये वही शख्स था जिसे उसने कई बार आफाक के मोबाइल स्क्रीन पे तस्वीर की सूरत देखा था। जहन में फौरन एक नाम आया, राशिद, आफाक का सबसे करीबी दोस्त। ज़ारा हैरत से बस उसे देखती रह गई। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, यहाँ ये क्या कर रहा है? क्या ये भी इसी घर का कोई मेहमान है? उसके कदम बेख्तियार रुक से गए। उसने नजरें झुकाई और आगे बढ़ने ही लगी कि अचानक गेट के पास एक कार आकर रुकी। उस कार से आफाक उतर रहा था। ज़ारा के कदम जैसे जमीन में चढ़ गए। उसके चेहरे पर हैरत और बेयकीनी साफ झलकने लगी। आफाक ने गाड़ी से उतरते ही आगे बढ़कर राशिद को देखा और लम्हा भर बाद खुशी से उसके गले लग गया। मगर ज़ारा की आंखें उस मंजर पर जम गईं जब आफाक ने ना सिर्फ राशिद को गले लगाया बल्कि उसके गाल पर बोसा भी दिया, जैसे दोनों की मुलाकात बरसों पुरानी चाहत की शिद्दत से भरी हो।
ان کو دیکھ کر زارا حیران بھی ہو گئی، لیکن اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور سوچا یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ بیگ لینے کمرے میں آئی اور ہسپتال جانے لگی۔ تبھی زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ آفاق کو بتا دے گی کہ آج گھر آنے میں اسے دیر ہو جائے گی۔ اس نے ملازم کو آواز دی اور پوچھا، آفاق صاحب کہاں گئے؟ ابھی جو یہاں کھڑے تھے۔ ملازم نے ادب سے سر جھکایا، جی بی بی جی، وہ ابھی راشد صاحب کے کمرے میں گئے ہیں۔ زارا نے پوچھا، کہاں ہے کمرہ؟ ملازم نے کہا، نیچے لیفٹ سائڈ پر۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ راشد کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازہ نیم بند تھا۔ زارا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ ذرا سا دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھرا جس نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمرے میں آفاق اور راشد ایک دوسرے کے بازو میں جکڑے کھڑے تھے۔ آفاق کی نظریں چاہت سے لبریز تھی۔ وہ بار بار راشد کے ہونٹوں اور گالوں پر بوسے دے رہا تھا۔ راشد بھی پوری شدت کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ آفاق کی قمیض کے بٹنوں پر تھے۔ زارا کا جسم سن ہو گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میرا شوہر ہے اور یہ شخص جسے وہ برسوں سے دوست کہتا آیا تھا۔ زارا کے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ساکت ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ مارے، مگر آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ زارا نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زارا کے قدم لرز رہے تھے۔ دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کی بینائی کو دھندلا دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے پیچھے ہٹنے کا حق نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اچانک قدموں کی چاپ سن کر آفاق اور راشد چونک کر پیچھے ہٹے۔ دونوں کے چہروں پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑ گئی۔ آفاق گھبراہٹ میں شرٹ درست کرنے لگا اور راشد نظریں جھکائے کھڑا رہ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ہونٹ لرز رہے تھے اور چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو گیا۔ وہ رو پڑی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آفاق تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ کیسا رشتہ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تم ایک مرد ہو اور مردوں سے محبت کرتے ہو، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ آفاق نے گہری سانس لی، پھر جیسے ایک بوجھ اتارنے کے انداز میں بولا، ہاں زارا میں وہی ہوں، میں ایک گے ہوں، میں مردوں سے ہی محبت کرتا ہوں۔ تم نے جو دیکھا وہ سچ ہے، لیکن میں نے یہ سب تم سے کبھی نہیں کہا کیونکہ مجھے مجبوری تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے تمہارے ساتھ شادی پر مجبور کیا۔ ان کی عزت کے لیے، ان کے دباؤ کے لیے میں نے ہاں کہہ دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل کبھی بھی اس رشتے میں نہیں تھا۔ زارا کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً چیخ پڑی، کیا یہی جواز تھا تمہارا؟ تمہارے گھر والے تمہیں مجبور کریں تو تم کسی اور کی زندگی داؤ پر لگا دو گے؟ تم نے سوچا بھی نہیں کہ میں کیسی اذیت میں جیوں گی؟ تم نے میرے خواب، میری خوشیاں سب کو خاک میں ملا دیا۔ آفاق تم نے مجھے بیوی کے نام پر صرف دھوکہ دیا۔ راشد خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکائے، جیسے اس کے پاس بھی اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہ ہو۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ قہر برسا رہے تھے۔ یہ سب صرف دھوکہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کھلا گناہ۔ تم لوگ نافرمانوں کی اس قوم کے پیروکار ہو جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ تم لوگ بھی اسی قوم لوط کا حصہ ہو، اور یاد رکھو تم پہ بھی وہی عذاب آئے گا۔ تمہاری زندگیوں پر وہی نحوست چھا جائے گی جو ان پر آئی تھی۔ تم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو۔ آفاق نے نظریں چرا لی، جیسے اسے اپنی حقیقت تسلیم کرنے میں اب کوئی آر نہ ہو، لیکن اس کے ہونٹوں پر کوئی شرمندگی بھی نہ تھی، بس ایک تھکن بھری بے بسی تھی۔ زارا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل کو تھام کر سوچ رہی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اس نے اپنی زندگی کا بھروسہ کیا، اور آج وہی شخص اس کے وجود کو روند رہا تھا۔ وہ تڑپتی ہوئی بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ کاش مجھے کبھی تم سے واسطہ ہی نہ پڑتا آفاق۔ آفاق نے ایک لمحے کو زارا کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، زارا اگر تم چاہو تو ابھی بھی یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم آزاد ہو، طلاق لے سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں راشد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری حقیقت ہے، میرا سہارا ہے، اور میں اپنی حقیقت سے بھاگ نہیں سکتا۔ زارا کے دل پر جیسے کسی نے چھری چلائی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، یاد رکھنا آفاق، تم اپنے لیے جو راستہ چن رہے ہو وہ تمہیں سیدھا عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ تم اس قوم میں شامل ہو جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئی تھی۔ اور یاد رکھنا، عذاب جب آتا ہے تو وہ صرف ایک پر نہیں آتا، پورے گروہ کو لپیٹ لیتا ہے۔ تمہارا انجام وہی ہوگا۔
ज़ारा की आंखों से बहते आंसू उसके अल्फाज को और भारी बना रहे थे। वो कांपते हाथों से अपने आंसू साफ करती हुई कमरे से बाहर निकली। कदम बोझल थे, दिल टूटा हुआ था। वो अपने कमरे में गई, कपड़े समेटे, कुछ जरूरी सामान उठाया और तेजी से घर से निकल गई। चंद ही घंटों बाद वो अपने वालिदैन के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही माँ ने उसे देखा तो चौंक गए। ज़ारा की बिखरी हालत देखकर उनके दिल में घबराहट फैल गई। क्या हुआ ज़ारा इस हाल में? माँ ने उसे सहारा देकर अंदर बिठाया। ज़ारा फूट फूट के रोने लगी। हिचकियों के दरमियान वो सारी हकीकत बताती गई। उसने आफाक और राशिद की हकीकत खोल के रख दी। उसके अल्फाज सुनते ही माँ का दिल दहल गया और आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ारा के वालिद जो करीब ही बैठे थे सुनकर सत्ते में आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोले, हमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने अपने फैसले और अपनी सोच के आगे इसकी खुशियां कुर्बान कर डाली। वो बार बार खुद को कोसने लगे। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही कहा था ये रिश्ता इसके लिए बेहतर है। ज़ारा ने आंसू साफ करते हुए कहा, बाबा अब मुझे उसके साथ मजीद नहीं रहना। मैं अपनी जिंदगी को मजीद जहन्नुम नहीं बनाना चाहती। प्लीज उसको तलाक के कागजात भेज दें। मुझे इस रिश्ते से निजात चाहिए। बाप ने अपनी बेटी के आंसू देखे, उसका टूटा हुआ वजूद देखा और भारी दिल के साथ सर हिला दिया। ठीक है बेटा, मैं कल ही वकील के पास जाता हूँ। मैं अभी तैयारी करवाता हूँ। तुम्हें इस जालिम रिश्ते से निकालना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है। माँ ने ज़ारा को अपने सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी ज़ारों की तार रोती रही। वालिद खामोश खड़े बेटी की बर्बाद दुनिया को देखते रहे, मगर दिल में अज़म कर चुके थे कि अब वो अपनी बेटी को मजीद उस कर्ब में नहीं डालेंगे। ज़ारा के वालिद ने अगले ही दिन वकील से रुजू किया। चंद ही घंटों में तलाक के कागजात तैयार करवाकर आफाक के घर भिजवा दिए गए। आफाक ने कागजात देखे और बगैर किसी बहस या ताखीर के फौरन दस्तखत कर दिए। शायद वो खुद भी जानता था कि अब इस रिश्ते में कुछ बाकी नहीं रहा। यूं ये शादी चंद दस्तखतों के बाद खत्म हो गई। ज़ारा के वालिद को जब तस्दीक मिली तो उन्होंने भारी दिल के साथ बेटी को इत्तला दी। ज़ारा ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जैसे सीने पे रखा बोझ एक लम्हे को उतर गया हो, मगर आंखों से बहते आंसू रुक ना पाए। तलाक के बाद ज़ारा कई दिन अस्पताल नहीं गई। वो घर में एक कोने में बैठी रहती, चुपचाप दीवारों को तकती। माँ बार बार उसके पास आकर बैठती, उसे दिलासा देती, मगर ज़ारा के दिल की खाली जगह कोई ना भर सका। दिन गुजरते गए, मगर उसके अंदर का दुख कम ना हुआ। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो यूं खुद को तोड़कर नहीं बैठ सकती। उसे अपनी ड्यूटी पर वापस जाना होगा। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जात नहीं, बल्कि वो मरीज भी है जो उसके मुंतजिर है। उस दिन ज़ारा ने बड़ी हिम्मत जुटाई, सफेद कोट पहना और अस्पताल का रुख किया। वार्ड्स में मरीजों को देखते हुए उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। दिन का ज्यादा वक्त उसने 2 ऑपरेशंस में गुजारा। सख्त मेहनत और मसरूफियत ने वक्ती तौर पर उसे दुख भुलाने का सहारा दिया, मगर जैसे ही वो खाली लम्हा मिला, उसके दिल में फिर वही जख्म जाग उठे। शाम ढलने लगी। ज़ारा अपने कैबिन में बैठी थी कि अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर रहीम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर फिक्र की झलक थी। वो सीधा ज़ारा के सामने आया और नरम लहजे में बोला, डॉक्टर ज़ारा, क्या बात है? आप बदली बदली लग रही हैं और काफी दिन भी गायब रही। फोन भी नहीं उठा रही थी मेरा। आपकी आंखों में वो रोशनी नहीं रही जो पहले थी। बताइए क्यों इतनी उदास हैं? ज़ारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो चाहती थी कि सब कुछ छुपा ले, मगर आंखों की नमी ने उसका राज फाश कर दिया। उसने मध्यम आवाज में कहा, कुछ नहीं रहीम, बस थोड़ी थकन है। रहीम ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, नहीं ज़ारा, ये सिर्फ थकन नहीं है। आपके चेहरे पर